हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने एड्स के दो टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ HIV और सेकंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया रेप्लिकेशन ऑफ HIV, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV और रेप्लिकेशन ऑफ HIV ये दोनों हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके लिए कंपल्सरी होता है कि वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया है कि HIV की संरचना कैसी होती है और आपने ये भी देखा कि HIV हमारे शरीर पर आक्रमण कैसे करता है और साथ ही ये हमारे सेल को डैमेज कैसे कर देता है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारे एड्स का लास्ट पार्ट, यानी कि इस पार्ट के बाद एड्स टॉपिक आपकी हो जाएगी ख़त्म और हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारे आगे की वीडियोस में कैंसर टॉपिक, ठीक है। तो एड्स की लास्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम एड्स से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहली टॉपिक होगी ट्रांसमिशन, यानी कि एड्स का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना, एड्स के वायरस का एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होना, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। दूसरा हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, किस तरह से होती है एड्स की जांच, यानी कि अगर किसी पर्सन में एड्स वायरस है तो उसकी जांच कैसे होती है। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन, हम किस तरह से एड्स से बचे, किस तरह से अपना बचाव कर सके, एड्स को फैलने से कैसे रोका जाए। और चौथा प्रोसेस होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रीटमेंट। अक्सर ट्रीटमेंट की बात आती है तो हमें ये ऐसा कि पता होता है कि एड्स इज़ लाइफ टेकिंग डिजीज़, यानी कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें मृत्यु ही इसका आखिरी स्टेज है, डेथ ही इसका आखिरी स्टेज है, मतलब बंदे की मौत हो जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अपडेटेड न्यूज़ रिलेटेड विथ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट में कई सारी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द इसका भी ट्रीटमेंट, एड्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकेगा। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। एग्जाम्स में इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राइट टू प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स, यानी कि एड्स से बचने का कोई 2 तरीका बताया जाए, ठीक है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट सजेस्टेड फॉर एड्स, विच टेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर एड्स, यानी कि एड्स की जांच किस टेस्ट से होती है, इसके लिए 4 टेस्ट रहेगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है ना। तो क्वेश्चन का मॉडल भी आप समझते चलिए। चैप्टर जब मैं फिनिश करूंगी तो मैं लास्ट में आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस की एक डिस्क्रिप्शन दूंगी, जिसमें आपको 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स सबको एक जगह सिलेक्ट करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीटली कर सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, मीन्स एड्स एक से दूसरे में कैसे फैलता है। ओके, तो ये है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, यानी कि एड्स एक से दूसरे में कैसे फैलता है, ठीक है। मैंने आपके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स दिए, जिससे सबसे ज़्यादा संक्रमण और जिससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। तो चलिए पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड एंड प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए जो लाइनिंग समझाने वाली हूँ, दैट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब एक मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कॉप्युलेशन या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, उस समय प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है। इस बारे में आप मेरे वीडियोस में चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाकर कई तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स पढ़ सकते हैं। वहाँ मैंने आपको सारी डिटेल पढ़ाई है कि किस तरह से प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। कई तरह के बैरियर्स हमें दिए गए हैं, जिससे एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में एक प्रोटेक्शन होती है और उनके सेक्सुअल कांटेक्ट भी कंटिन्यू हो सकते हैं, जिससे कोई भी बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे होते हैं, उस समय सबसे अधिक चांसेस होता है 2 लोगों के बीच में एड्स के फैलने का, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि थ्रू सीमेन। व्हाट इज सीमेन? सीमेन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज आपको मैंने चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दे रखी है। आप वहां जाकर उस चीज को काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सीमेन क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये नर के शरीर से निकलने वाला जो सेक्स गैमेट होता है उसी को हम लोग सीमेन कहते हैं, ठीक है, जिसके जरिए कॉप्युलेशन करते हैं, एक मेल से एक फीमेल में सीमेन ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेजाइनल फ्लूइड। वेजाइनल फ्लूइड ये मादा के शरीर से यानी कि फीमेल के शरीर से रिलीज होता हुआ फ्लूइड होता है, ठीक है। ये वेजाइनल फ्लूइड जो होते हैं इनके जरिया भी काफ़ी तरह के बैक्टीरियाज भी जो होते हैं वो बॉडी में इंटर करते हैं और काफ़ी तरह की बैक्टीरियल डिजीज भी होती है। लेकिन यहाँ पर वेजाइनल फ्लूइड के जरिया अगर कॉन्टामिनेट हो रहा है एक मेल और फीमेल के बीच में, अगर एक सेक्सुअल कॉप्युलेशन देखा जा रहा है, वहाँ पर वेजाइनल फ्लूइड के जरिया भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है एक से दूसरे के शरीर में। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम? प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड। प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड हम उस फ्लूइड को कहते हैं जैसे कॉप्युलेशन में जिस समय सीमेन रिलीज होने वाला होता है उसके कुछ पहले जो फ्लूइड मेल बॉडी से, मेल के सेक्स ऑर्गन से रिलीज हो जाती है, दैट इज नोन एज प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड। यानी कि सीमेन के डिस्चार्ज होने से पहले, मेल के स्पर्म के डिस्चार्ज होने से पहले जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है दैट इज नोन एज प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड। तो ड्यूरिंग कॉप्युलेशन एक मेल और एक फीमेल के लैंगिक संबंध के दौरान प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड भी क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं। तो इनके जरिया भी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एड्स के फैलने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लूइड की बात हो रही है, तरल। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर तरह के सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स नहीं फैलता है। एड्स को एक फ्लूइड चाहिए होता है। अगर एड्स फैल रहा है तो एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट में फ्लूइड के रिलीजमेंट से फैलता है। तो हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी कॉमन टच, सिंपल टच से एड्स के फैलने का चांसेस नहीं होता है। इसीलिए हमें HIV पेशेंट के साथ एक भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें ये नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के कांटेक्ट में रहने से उस पर्सन से हमें ख़तरा है। ऐसा नहीं कि वो पर्सन आपके साथ खाना खा रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, आपके घर में आपके साथ है तो आप भेदभाव स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे एड्स नहीं फैलता है। तो इसलिए एड्स का जो फैलाव है वो सबसे ज़्यादा फ्लूइड नेचर और यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर सेक्सुअल पार्टनर्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी कि एबनॉर्मल मीन्स ऑफ बिहेव से ही एड्स सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इस पॉइंट्स को समराइज कर दूं तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं इस पॉइंट्स के लिए क्या लिखेंगे? वो ये लिखेंगे कि एड्स का सबसे अधिक संक्रमण बिना किसी सुरक्षा के लैंगिक संबंध बनाने से, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड तथा प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड के डिस्चार्ज होने से होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि सीमेन क्या है, वेजाइनल फ्लूइड क्या है और प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इंडिविजुअल्स हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैव ग्रेटर रिस्क। मतलब कि वैसा कोई व्यक्ति जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं या एक से ज़्यादा लोगों के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं उनमें इस चीज़ का ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका अगर एक यूनिसेक्स पार्टनर है जो कि एक हस्बैंड या एक वाइफ हो सकते हैं तो वहाँ पर आपको श्योरिटी होती है कि वो बंदा जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होती है। लेकिन अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं तो आप उनके रहने सहने का तरीका, उनका बिहेवियर नहीं जानते हैं और आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हो सकता है कि उनके शरीर का HIV वायरस आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए अगर वो HIV इन्फेक्टेड हैं तो। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि इंडिविजुअल्स हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैव ग्रेटर रिस्क। वैसे व्यक्ति जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं उनमें एड्स का खतरा अधिक होता है। ये था हमारे हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। अगला है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड। ट्रांसफ्यूजन यानी कि कोई चीज़ का ट्रांसफ़र होकर मिल जाना। ट्रांस का मतलब ट्रांसफ़र, फ्यूज़न मतलब मिल जाना। तो अगर किसी कॉन्टामिनेटेड पर्सन का ब्लड यानी कि जो पहले से HIV संक्रमित है, उसके शरीर में HIV है, एड्स है, उसका ब्लड अगर आपके शरीर में ट्रांसफ्यूज हो जाता है, आकर मिल जाता है, तो ऑब्वियसली है कि आपके शरीर में भी क्या होगा? HIV ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं संक्रमित ब्लड के लेन देन से, यानी कि संक्रमित ब्लड के ट्रांसफ़र होने से, ठीक है।
एड्स फैलता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, ये मुझसे सवाल भी किया गया था, मेरे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं मुझसे, मुझे काफ़ी खुशी होती है क्योंकि आप पढ़ रहे हो उस लेवल से तभी आप क्वेश्चन अराइज करते हो। वेरी नाइस, इसी तरह से आप क्वेश्चंस पूछते रहें। तो मुझसे ये पूछा गया था कि क्या मैम एड्स जो है वो माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है? बिल्कुल ऑब्वियसली ये एड्स माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। दो तरीका है, पहला तरीका है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्शन माँ बच्चे का क्या है ये मैंने चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इम्प्लांटेशन में आपको पढ़ा दिया है। तो आप प्लीज़ अगर चैप्टर 3 का वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखें। एक माँ और एक बच्चे के बीच का जो कनेक्शन होता है दैट इज़ प्लेसेंटा, ठीक है। तो माँ और बच्चे, माँ से बच्चे में कोई भी चीज़ प्लेसेंटा होते हुए जाती है तो ये जो HIV है ये भी माँ से बच्चे में प्लेसेंटा के जरिए चला जाएगा। नंबर 2 है ब्रेस्ट मिल्क। जब एक माँ और शिशु के बीच में मिल्क फीडिंग कनेक्शन है, यानी कि जब वो माँ अपने बच्चे को पोषित कर रही होती है तो मिल्क के ज़रिया भी ये एड्स के वायरस जो होते हैं वो शिशु तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक संक्रमित माँ से प्लेसेंटा तथा मिल्क के द्वारा वो बच्चों में HIV बच्चों में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, बाय इन्फेक्टेड इंजेक्ट निडल शेयर्ड बाय डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, संक्रमित इंजेक्शन तथा निडल के प्रयोग से भी HIV क्या होता है, फैल जाता है ना। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन ऑफ एड्स की एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियसली बात बोलना चाहूँगी कि एड्स किसी भी सिंपल टच से नहीं फैलता है। एड्स जो है वो प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है और एड्स के पर्सन के साथ किसी भी तरह का, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो उनकी साइकोलॉजी को टॉर्चर करता है, वो उनके मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करता है। वो भी एक इंसान है, इसलिए उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करना चाहिए, हमें उनसे बचना चाहिए। और क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बात बता दूं। अब बात आ रही है डायग्नोसिस की, कि एड्स की डायग्नोसिस कैसे होती है। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि विडाल टेस्ट होता है, ठीक इसी तरह से एड्स की जांच के लिए एक स्पेशल टेस्ट है दैट इज नोन एज एलिजा टेस्ट, ठीक है। तो चलिए आपके लिए मैं पॉइंट्स लिखती हूँ कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं टेस्ट के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 दैट इज डायग्नोसिस ऑफ एड्स, है ना। मतलब एड्स की जांच किस तरह से होती है, ठीक है। तो एड्स की जो जांच होती है इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसके साथ आपको कई और ऑप्शंस मिल सकते हैं, PCR मिल सकता है और भी कई तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपका जो प्रॉपर आंसर होगा कि एड्स के लिए जो डायग्नोसिस होती है वो होती है एलिजा, ठीक है। व्हाट इज एलिजा? अब एलिजा के फुल फॉर्म पे आते हैं। नंबर 1 लेटर है E इज फॉर इंजाइम, L is for linked, I is for immuno, S is for sorbent, A is for assay, ठीक है। तो टोटली ये क्या हो गया, एलिजा टेस्ट, है ना। एलिजा टेस्ट के जरिया होती है डायग्नोसिस। तो यहाँ पे आपको NCERT में ये टेस्ट क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ाई गई है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देके जाना चाहूँगी कि इस टेस्ट में एग्जैक्टली क्या होता है। इस टेस्ट में कुछ एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शुरू हो गया एंजाइम, है ना। वो एंजाइम ऐसे होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ जाते हैं, जाकर इम्यून सिस्टम से क्या होते हैं, लिंक कर जाते हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना % अफेक्टेड हो चुका है। बात को समझिए, मैंने आपको बताया था कि एड्स में क्या होता है, सबसे
कम होने लगता है इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट्स का नंबर कम होने लगता है। अब मैंने कोई एक ऐसी मशीन बनाई जिसको मैंने अपने अंदर डाला और अपने इम्यून सिस्टम से जोड़ दिया। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम एड्स फैलेगा वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर, वैसे वैसे जैसे जैसे HIV फैलेगा वैसे वैसे इम्यून सिस्टम की पावर कम होगी और वो हम देख पाएंगे मॉनिटर पर कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना घटने लगा है, हमारे लिम्फोसाइट्स कितने कम होने लगे हैं, ताकि हम उसका कोई सॉल्यूशन सोच सके, है ना। तो यहाँ पर इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, देखिए इंजाइम जो है वो इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र से लिंक हो जाती है सॉर्बेंट एसे, यानी कि एक इस तरह का टेस्ट जिसमें इंजाइम जो है बनाई जाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ जाती है और जुड़कर हमें आसानी से ये इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे कितने % लिम्फोसाइट्स हुए हैं डैमेज और क्या है हमारा रिस्क चांस, है ना। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि बंदा कितना % अफेक्टेड हो चुका है। ऑफ कोर्स हमें यही तो जानना था कि एड्स है भी या नहीं, और है तो कितना % डैमेज ये कर चुका है, इसीलिए हम इस टेस्ट का यूज करते हैं, दैट इज एलिजा टेस्ट। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं एक और मेथड है जिसका यूज होता है, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सेकेंड इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड, वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड, ये सारी चीज़ें होती हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में DNA फिंगरप्रिंटिंग जब मैं पढ़ाऊंगी आपको कंप्लीट डिटेल, तो उसमें आप पढ़ेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम RNA की जांच करते हैं कि हमारे शरीर में RNA की कितनी कॉपीज बन गई हैं, और आपको बखूबी पता है कि HIV किसका बना हुआ है, RNA का। तो RNA आपके शरीर में कहाँ कहाँ कॉपी हो चुका है इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड से, ठीक है। तो जब आप साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड पढ़ेंगे, जो कि आपको बिल्कुल पढ़ना है आपके सिलेबस में, दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो वहाँ आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड के बारे में भी आइडियाज मिल जाएंगे। बेसिकली आपको याद रखना है इस चैप्टर में कि एड्स की डायग्नोसिस इस 2 टेस्ट के मदद से होती है, एलिजा एंड नंबर 2 इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे जांच की। मैं फिर से बता दूं, डायग्नोसिस का मतलब ही होता है जांच, है ना, कि एड्स की जांच कैसे होती है। तो ये 2 हो गए पॉइंट्स आपके। अब हम आगे बढ़ेंगे कि एड्स से बचा कैसे जाए। अब आपने ये तो देख लिया कि एक से दूसरे में कैसे फैलता है, तो आपके पास एक आइडिया है कि जैसे जैसे ये फैलता है उन सबको ना करें, है ना, उन सबको हम मना कर दे, उन सबको हम रोक दे तो हम बच जाएंगे। लेकिन और भी कुछ तरीका है जिसके ज़रिए हम एड्स से बच सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। वो क्या है? लेट्स हैव अ लुक ऑन प्रिवेंशन ऑफ एड्स।